अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे उस फैक्ट्री में आए मुश्किल से 2 माह हुए थे। इससे पहले मैं मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करता रहा था। यहाँ मुझे दुगनी तनख्वाह पर रखा गया था। ऐसे में भला इनकार कैसे कर सकता था। मैंने फ़ौरन काम की हामी भर ली और पुरानी फैक्ट्री से काम छोड़ दिया। मैं हर किस्म की मशीन पर काम कर लेता था, इसलिए फैक्ट्री वाले मेरी कदर करते थे। बहरहाल किस्सा कुछ यूं था कि वो कमरा जो कि डिपार्टमेंट के बराबर में ही था, वो कमरा हम लोगों के इस्तेमाल में रहता था क्योंकि हमारे काम में इस्तेमाल होने वाला सामान उसमें रखा हुआ था। जैसे ही किसी पुर्जे वगैरह की ज़रूरत पड़ती, कमरे में जाकर ले आते थे। कमरे से सामान चोरी होने का कोई ख़तरा नहीं था क्योंकि शाम को जाते हुए सबकी तलाशी होती थी, इसलिए कोई भी चोरी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब मैं उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अगर वर्कर को काम आता हो तो उसे फिर किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मेरी सिलाई मशीन का एक पुर्जा टूट गया था। मैं वह पुर्जा लेने जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक हसीन दोशीज़ा को देखकर चौंका। उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने उसे इससे कबल फैक्ट्री में नहीं देखा था, इसलिए हैरानी हुई कि ये कौन है और कमरे में क्यों बैठी है। अगर फैक्ट्री में काम करने आई है तो काम करे, ऐसे बिठाकर तो कोई भी तनख्वाह नहीं देता। बकौल मेरे दोस्तों के फैक्ट्री मालकान का बस नहीं चलता था, वरना वो मजदूर का पूरा खून निचोड़ ले। बहरहाल मैं मशीन का पुर्जा लेकर चला आया। मैंने नोट किया था कि उस दोशीज़ा की मेरी तरफ ही नज़र थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मेरा ख्याल था कि दूसरे दिन वो कमरे में नज़र नहीं आएगी, मगर दूसरे तीसरे हत्ता के पूरे हफ्ते मुझे वो कमरे में बैठी नज़र आती रही। जब से वो कमरे में नज़र आई थी, मशीन में रोज़ कोई ना कोई काम निकल रहा था और मुझे कमरे के अंदर ज़रूरतन जाना पड़ रहा था। आज मैंने उसे देखकर यह फैसला कर ही लिया कि उससे बात की जाए और उसी से पूछा जाए कि वो कौन है और इस कमरे में ही क्यों बैठी रहती है। क्या उसे हमारी जासूसी पर मामूर किया गया है? तुम कौन हो? मैंने सवाल किया। मैं एक लड़की हूँ, वो हंसते हुए बोली। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर मेरा मकसद ये नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम यहाँ क्या काम करती हो? मैं कुछ भी काम नहीं करती, वो बोली। ऐसा कैसे हो सकता है? फैक्ट्री मालकान किसी भी मजदूर को बिठाकर नहीं खिलाते, फिर वो तुम्हें भला कैसे बिठाकर खिलाएंगे? मैंने कहा, मुझे ज़रूरत ही क्या है पैसों के लिए काम करूं, मेरे पास नोटों की क्या कमी है। ये कहते हुए उसने अपना पर्स खोलकर दिखाया। पर्स में हजार हजार के नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इतनी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने पूछा। मेरे पास इससे भी ज़्यादा रकम है। तो फिर तुम यहाँ क्या करती हो? मैंने बताया है ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तो तुम्हें देखने आती हूँ। मुझे तो इस डिपार्टमेंट में आए हुए 2 माह ही हुए हैं, मैंने बताया। अचानक कदमों की आवाज़ पर मैं चौंका। शायद कोई कमरे की तरफ आ रहा था। मैं उस लड़की से मज़ीद कुछ देर और बात करना चाहता था, मगर किसी की मौजूदगी में बात करना मुनासिब ना समझा और वहाँ से चला आया। मेरा वहाँ से आना अच्छा ही हुआ क्योंकि कमरे की तरफ मैनेजर वकास अहमद आ रहे थे। कमरे में लड़की का बग़ैर किसी मकसद के होना और मैनेजर का कमरे में जाना ज़रूर गड़बड़ वाली बात थी। फैक्ट्रियों में अक्सर ऐसा होता ही रहता है क्योंकि अक्सर लड़कियां काम की तलाश में या मैनेजर के करीब होने के चक्कर में अपनी इस्मतें गंवा बैठती हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो इन चक्करों में नहीं पड़ते, वरना अक्सरियत में अच्छे ओहदों पर तैनात अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हैं और हर कली का रस चूसने के चक्कर में रहते हैं। जो उन्हें खुश कर दे वो फिर मेहमान नवाजी भी करते हैं। कमरे में मौजूद लड़की के पास नोटों की गड्डियां उसके किरदार को मशकूक बना रही थी। वो खूबसूरत थी, कम उम्र थी। ऐसी लड़कियां अपनी भरपूर जवानी का खूब फ़ायदा उठाती हैं और वो छोटे मोटे लोगों को लिफ्ट भी नहीं कराती हैं। बड़े बड़े सेठों के बेडरूम की जीनत बनती हैं क्योंकि ज़्यादा माल वही दे सकते हैं। फिर उसका मुझसे ये कहना कि मैं तुम्हें देखने आती हूँ, महज तफरीहन कहा होगा। बहरहाल कुछ भी था, मैनेजर वकास अहमद को कमरे की तरफ जाता देखकर
उसका किरदार मेरी नज़र में मशकूक हो गया था। वो कोई अच्छी लड़की नहीं थी। अब दोबारा वो मुझे नज़र भी आई तो अब मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। दूसरे दिन मेरा फिर कमरे में जाना हुआ। उस कमरे में जाना हम सबकी मजबूरी था। आज भी वो कमरे में बैठी हुई थी। मैं जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर गया। क्या नाराज़ हो? वो बोली। तुम मेरी क्या लगती हो जो मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैंने कहा। अगर नहीं लगती तो अपना बना लो, वह ज़ोर से हंसते हुए बोली। मैं तुम्हें क्यों अपना बना लूँ? क्या शहर में अच्छे किरदार की लड़कियां मर गई हैं? मैंने गुस्से से कहा। मुझ में ऐसी क्या बात देख ली जो तुम मेरे किरदार पर शक कर रहे हो? मैनेजर वक्कास का उसके कमरे में आना ही तुम्हारे किरदार को मशकूक बना रहा है। ये कौन साहब हैं? वो चौंकी। बस अब ज़्यादा नाटक मत करो। मेरे जाने पर जो साहब आए थे वही मैनेजर वक्कास अहमद थे। मैंने कहा। क्या उसने तुमसे बात नहीं की? और ये बड़े बड़े नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। मैं चली गई थी, हो सकता है मेरे जाने के बाद आया हो। उसने बेपरवाही से कहा। फिर तुम यहाँ किससे मिलने आती हो? मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ। उसने शौकी से मेरी जानिब देखा। मैं कैसे मान लूँ? जब मैं तुमसे रोज़ रोज़ मिलने आऊँगी तो फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम मुझसे क्यों मिलने आती हो? इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी ये मोहब्बत मुझे नौकरी से निकलवा देगी। मैंने गुस्से से कहा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम घबराओ नहीं। तुम मुझे कितनी बार पैसे दोगी? रोज़ रोज़ तो पैसे देने से रही। मैं तुम्हें रोज़ाना पैसे दूंगी। यकीन ना आए तो आजमा लो। उसने अपना पर्स खोलकर नोट दिखाए। तुम काम क्या करती हो जो तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाते हैं? मैंने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। बस ये मत पूछो, आम खाने से गर्ज रखो। क्या तुम? मैं कुछ कहना चाहता था मगर मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज अदा नहीं हो सके। बोलो, रुक क्यों गए? बेफिक्र रहो, मैं कोई गलत किस्म का धंधा नहीं करती। ये मेरे अपने पैसे हैं। इतनी रकम तुम्हारे पास आती कहाँ से है? मैंने उसे कुरेदा। मुझ पर शक मत करो, मोहब्बत में शक नहीं करना चाहिए। अरे मैंने कब कह दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है नहीं तो हो जाएगी। वो ज़ोर से हंसते हुए बोली। कदमों की आवाज़ पर मैं फिर चौंका। मेरे पीछे कामरान खड़ा था। क्या बात है दिलबर, दीवारों से बातें की जा रही हैं? अरे मुझे पागल समझा हुआ है जो दीवारों से बातें करूंगा? तो फिर किससे बात कर रहे थे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? यह है ना। मैंने लड़की की तरफ इशारा किया। मुझे ज़बरदस्त हैरत का झटका लगा। वहाँ वो लड़की मौजूद नहीं थी। अरे वो लड़की कहाँ गई? मैंने कहा। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। जब मैं यहाँ आया हूँ कोई लड़की मौजूद नहीं थी, कामरान ने कहा। अबे मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी बात का यकीन करो। मैंने कहा। और मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अरे तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। अब वहाँ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। मेरा इंतज़ार हो रहा है? हाँ, वो इंचार्ज साहब आए हुए हैं जो अपनी जगह नहीं इस जगह का पूछ रहे हैं। ओह अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। मैं ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हमारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज शाहिद साहब बड़े गुस्से में खड़े थे। मुझे देखकर वो मेरी तरफ बढ़े। हाँ भाई, कहाँ गए थे? ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ। शाहिद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पुर्जा मशीन में लगे बिना मशीन नहीं चलेगी। जब मशीन नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा? मैंने कहा। ठीक है, जल्दी इस पुर्जे को मशीन में लगाओ। मैनेजर साहब दौरा करने आ रहे हैं और मैं ये काम चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैनेजर साहब मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ कहें, शाहिद साहब ने कहा। मुझे मशीन में पुर्जा लगाते देखकर वो आगे बढ़ गए। मशीन पर काम करते हुए अचानक मुझे फिर उसी लड़की का ख्याल आ गया। कामरान झूठ नहीं बोल सकता, वाकई मेरे कमरे में लड़की नहीं थी, लेकिन वो इतनी जल्दी कमरे से नहीं जा सकती थी। जाते हुए वो नज़र तो आती, कमरे में वो मुझे ही नज़र आ रही थी। इसका मतलब है वो कोई आम लड़की नहीं है, ये तो कोई आसेबी चक्कर है। मुझे उससे मालूम करना पड़ेगा वो कौन है और मुझसे क्या चाहती है। यह सोचकर मैं मुतमईन हो गया था। दूसरे दिन मैं काम के बहाने कमरे में गया। उस वक्त भी वो बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं जब तक इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, इस कमरे में आना मेरी मजबूरी है। मैंने कहा। तुम क्यों मजबूर बन रहे हो? ऐश की ज़िंदगी गुजारो, वो बोली। ऐश की ज़िंदगी गुजारने को पैसा चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। मैं दूंगी तुम्हें रुपया पैसा,
मेरी बात मान लो, फ़ायदे में रहोगे। तुम हो कौन और मुझे दौलत क्यों दोगी? तुम्हारे पास इतनी रकम आई कहाँ से है और कब तक मुझे पैसा देती रहोगी? मैंने कई सवालात कर डाले। तुमने एक ही सांस में मुझसे कई सवालात कर डाले हैं। मैं एक एक सवाल का जवाब देती जाती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इंसानों में से नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से है। मेरा नाम अदीना है। मैं तुमको पसंद करती हूँ। हमारा कबीला इस फैक्ट्री के करीब जो दरख्त हैं उन पर हमारा बसेरा है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं अपने हवास खो बैठी और तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी। और जब कोई किसी को चाहने लगे फिर उसका सब कुछ उसका हो जाता है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। जब मांगोगे दे दूंगी। ये दौलत हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम जब चाहें इसे हासिल कर लेते हैं। जब तक तुम मुझसे मुखलिस रहोगे दौलत देती रहूंगी, वो बोली। अदीना ने जब मुझे ये बताया कि वो जिन्नात के कबीले से है, मुझे खौफ सा आया। इसका मतलब है कामरान ठीक कह रहा था, ये उसे नज़र नहीं आई होगी। कमरे की तरफ कोई आ रहा था, इसलिए मैं फ़ौरन पलट पड़ा। यह कमरा ऐसा था कि हर वर्कर को जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था उसे कमरे में आना ही पड़ता था। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। अदीना का ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से होगा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरा सारा दिन इसी सोच में गुजरा। मैंने सुना था कि जिन औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और ये पहली बार सुन रहा था कि एक जिनज़ादी मुझ पर आशिक हो गई है और मुझ पर दौलत लुटाने को तैयार है। रात जब मैं बिस्तर पर सोने को लेटा, मुझे उस जिनज़ादी की पेशकश अच्छी लगी। वो मुझसे मोहब्बत करती थी और दौलत भी दे रही थी। वो मुझसे मोहब्बत ही तो करती है, बेशक करती रहे, और मुझे दौलत से मोहब्बत है। मैं उससे दौलत समेटता रहूँगा। ये शानदार ख्याल आते ही मैं मुतमईन होकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो अम्मी और अब्बू की लड़ाई चल रही थी। उनकी लड़ाई अक्सर खर्चे पर होती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अब्बू जो पैसे देते हैं वो बहुत कम हैं, ज़्यादा दें। बिलों और दीगर खर्चों से जो पैसे बचते थे वो सब रकम अब्बू अम्मी के हाथ पर रख देते थे। फिर अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अम्मी के आगे अपना हाथ फैलाते थे। अम्मी भी उन्हें रकम ऐसे देती कि जैसे वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। मैं जब कमरे में गया, उनका खर्चे पर ही झगड़ा चल रहा था। मुझे बिल भरने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। क्या बात है, सब रकम तुम्हें दे दूंगा तो फिर बिल कहाँ से भरूंगा? पिछले महीने भी बिल नहीं भरे गए थे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खर्चे के लिए रकम बढ़ा कर दो। अम्मी गुस्से से बोली, मैं रकम कहाँ से लाऊंगा? चोरी करो, डाका डालो, मुझे पैसे चाहिए। अरे मैंने कभी जवानी में चोरी डाके नहीं डाले, क्या अब इस उम्र में ये काम करूंगा? अब्बू ने कहा। अब्बा, आप खर्चे के पैसे अम्मी को दे दें, बाकी रहा बिलों का वो मैं आपको दे दूंगा। मगर तुम कहाँ से इतनी रकम लाओगे? अब्बू परेशान होते हुए बोले, मुझे ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, वो मैं आपको दे दूंगा। मैंने झूठ बोला। मेरी बात सुनकर अम्मी अब्बू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। देख ले अली हसन, मेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि तेरे बिल अदा कर सके। हाँ अमना बेगम, मुझे अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, अब्बू ने कहा, और उम्मीदें होना भी चाहिए। हम अपने बच्चों को पाल पोस कर किस लिए जवान करते हैं? इसलिए कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। मैंने झूठ ज़रूर बोल दिया था, मगर इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात मेरे लिए परेशानी का बाइस बन गई थी। बस एक अदीना से उम्मीद थी, शायद वो दे दे। मैं पैसे मांगने की नीयत से कमरे में चला गया था। पैसे मांगने से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मेरे काम आ भी सकती है या झूठ बोलती है। मैंने जब अपनी परेशानी का जिक्र उससे किया तो उसने फ़ौरन से अपने पर्स से 15,000 रुपये की रकम थमा दी। मैंने रकम गिनकर 5,000 रुपये वापस लौटाना चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। ये इजाफी रकम तुम्हारे खर्चे के लिए है। मेरे खर्चे के लिए? मैं चौंका। हाँ, तुम्हें भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी ना। अपने दिल के अरमानों को मत कुचलो, अपने दिल के अरमान निकालते रहो। जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े ले आओ, जितनी भी रकम की ज़रूरत पड़े मैं दूंगी, उसने कहा। इतनी रकम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने जल्दी से वो रकम अपनी जेब में रख ली। मैं अदीना के पास कुछ देर रुककर बातचीत करना चाहता था, मगर कोई कमरे की तरफ आ रहा था, इसलिए मैं तेज़ी से कमरे से निकल गया। फैक्ट्री से छुट्टी होने पर मैं सीधा घर पहुंचा और 10,000 रुपये की रकम अब्बू की हथेली पर रख दी। अब्बू इतनी रकम देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी रकम लाकर दे दूंगा। बेटा, मैं तुम्हें जल्दी ये रकम दे दूंगा। अब्बू, आप मुझे रकम देने की फ़िक्र ना करें।
मैंने ये रकम वापसी के लिए नहीं दी है, मैंने कहा। मुझे पता है तुमने ये रकम अपने दोस्तों से उधार ला कर दी है। तुम्हारी तनख्वाह और ओवर टाइम मिलने की तारीख 10 होती है और आज 5 तारीख है, अब्बू मुस्कुराते हुए बोले। उनकी बात दुरुस्त थी, फिर भी मैंने बात बनाते हुए कहा, अब्बू मैनेजर वकास अहमद मुझ पर आजकल बहुत मेहरबान है। उनकी सिफारिश से मुझे वक्त से पहले पैसे मिल गए हैं। अच्छा बेटा, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, मगर अक्ल इस बात को तस्लीम करने से कासिर है कि फैक्ट्री वाले इतने अच्छे कैसे हो गए हैं, अब्बू ने कहा। रात को जब मैं कमरे में सोने को गया, मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं चौंका। कमरे में अदीना मुझसे पहले मौजूद थी। तुम? मैं ही हूँ। क्या तुम्हें मुझे देखकर हैरत हो रही है? वो बोली। तुम मुझे फैक्ट्री में मिलती हो, इसलिए यहाँ देखकर हैरत ज़्यादा होना ही था। मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम यहाँ क्यों आई हो? फैक्ट्री में तुम डरे डरे रहते हो, अपनी झलक दिखाकर चले जाते हो, जबकि मैं तुम्हें घंटों अपने सामने देखना चाहती हूँ, तुमसे ढेरों बातें करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, घर वालों को पता चल जाएगा। मैं चाहूँगी तो पता चलेगा ना। फैक्ट्री में मेरा किसी को पता चला सिवाय तुम्हारे? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, फिर भी डर तो लगता है ना, मैंने कहा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने मुझसे रकम मांगकर साबित कर दिया है कि तुम बस मेरे हो। बस अब तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगी, वो बोली। अदीना से दोस्ती होना मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया था। मेरे पास हर वक्त पैसों की फरावानी लगी रहने लगी थी। घर में भी सुकून था। अम्मी और अब्बू की भी जो आए दिन खर्चे पर लड़ाई रहती थी वो ख़त्म हो गई थी। दोनों खुश खुश रहने लगे थे। मैं अम्मी को अलग से भी खर्चा दे दिया करता था, जिससे घर का निज़ाम ठीक तरीके से चलता रहता था। घर में ज़रूरी सामान भी आने लगा था। अम्मी अब्बू को घर में सामान आना अच्छा लग रहा था, मगर कभी कभी अब्बू फिक्रमंद भी हो जाते और मुझसे अकेले में पूछ भी लेते, बेटा सच सच बताओ, तुम्हारे पास इन दिनों इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो अब्बू, मैं ओवर टाइम के पैसों से ये सामान लाता हूँ, क्योंकि हमें सामान की ज़रूरत तो है ना, मैंने कहा। बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। इन दिनों हालात अच्छे नहीं हैं। बेशतर नौजवान ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हो गए हैं जिसका रास्ता तबाही की तरफ जाता है। अब्बू, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है जो नौजवान गलत राह पर निकल जाते हैं वो अपनी बकिया ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटते हैं या पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। मैं कहता, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और तुम भी मुझे इस उम्र में रुसवा होने मत देना। अब्बू, मैं कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं सादतमंद बेटे की तरह कहता। एक रात वो मेरे पहलू में आकर लेट गई। मेरा जिस्म उसके जिस्म से टकराया। मुझे एक अजीब सा लुत्फ महसूस हुआ। मेरे दिमाग में खुशबुओं की लपटें बस गईं और मैं खुशबुओं के शहर में डूबने लगा था कि मैं इससे पहले बहक जाऊं, खुद को उससे दूर कर लिया। क्या हुआ? वो चौंकी। मैं बहकने लगा था इसलिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। बहक जाओ? तुमसे किसने दूर होने को कहा है? यह हक तुम्हारे होने वाले शौहर को हासिल है, मैंने कहा। तुम मेरे कौन से गैर हो? तुम्हें ही मुस्तकबिल में मेरा शौहर होने का शर्फ हासिल होना है। अब तुम्हारी मर्जी है, इस जिस्म को अभी हासिल कर लो या शादी के बाद हासिल कर लो। वो मुस्कुराई। तुम जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखती हो, ऐसे में हमारी शादी कैसे हो सकती है? जब हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वाकई वो ठीक कह रही थी। वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं उससे पैसे लेकर मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था। हकीकत तो ये थी कि मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। पैसे का लालच ना होने पर मैं कभी भी उसे लिफ्ट ना कराता। वो भी जान गई थी पैसे मेरी ज़रूरत है और पैसे के लालच में मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगा। इसीलिए मैं जब भी उससे पैसे मांगता फ़ौरन ही मुझे हज़ार के नोट मिल जाते थे। अब्बू समझ रहे थे कि मैं किसी गैर कानूनी धंधे में पड़ गया हूँ, इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि इस उम्र में मुझे रुसवा ना करना। मैंने मौजू बदला। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मैंने उन्हें मुतमईन कर दिया है कि मैं किसी गैर कानूनी धंधे में नहीं हूँ। तुम कह देते कि यह रकम तुम्हारी होने वाली बहू देती है। मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकते? वो पहले ही मेरी सरगर्मियों से खौफज़दा हैं। अगर मैंने उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया तो वो बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे और मौलवी साहब के चक्कर में पड़ जाएंगे। बेशक पड़ जाएं,
मैं मौलवी मुल्लाओं से डरने वाली नहीं हूँ। मैं उन्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि वो फिर इधर का रुख करना ही भूल जाएंगे। वो गुस्से से बोली, अरे छोड़ो, तुम भी बिला वजह गुस्सा करने लगी। मैं तुमसे प्यार भरी बातें करना चाह रहा हूँ और तुम गुस्सा हो रही हो उन मौलवियों पर। मैंने उसे बाहों में भर लिया। तो करो ना प्यार की बातें। वो मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसका मूड खुशगवार हो गया है, वरना मैं सोच रहा था कि कितनी देर उसे मनाने में लग जाएगी और मुझे फैक्ट्री जाने के लिए सुबह जल्दी उठना था। जल्दी सोने पर ही आँख खुलेगी। वो मुझसे न जाने क्या बातें कर रही थी, मगर मुझ पर थकावट बहुत थी, इसलिए मुझे ये याद ही नहीं रहा कि कब नींद आई। सुबह होने पर बेदार हुआ। बेटा, ये चंद तस्वीरें हैं, देख लो। अम्मी जान ने मेरे सामने तस्वीर रखते हुए कहा। मैं इन तस्वीरों का क्या करूं? मैंने लड़कियों की तस्वीर देखते हुए कहा। अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए लड़की तलाश कर रही हूँ। जो लड़की तुम्हें पसंद आएगी वही इस घर की दुल्हन बनेगी। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? मैं कुछ बन जाऊं फिर देख लेंगे। तुम कौन सा तालीम हासिल कर रहे हो जो हम तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने और काम मिल जाने का इंतज़ाम करेंगे? तुम्हारी फैक्ट्री में नौकरी लगी हुई है और आमदनी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बस और क्या चाहिए हमें? अम्मी ने कहा। बात उनकी भी माकूल थी। जब से मेरी अदीना से मुलाकात हुई थी, मेरी आमदनी में इजाफा ही हो रहा था। जो चाहता वो मुझे मिल जाता था। ज़्यादा रकम इसलिए नहीं लेता था कि घर वाले शक करेंगे कि मेरा ऐसा काम नहीं है, फिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अम्मी, मैं अभी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने कहा। बेटा, हम ये कब कह रहे हैं कि तुम्हें जंजीरों से बांधकर घर में कैद कर दें? शादी सबको एक दिन करना होती है और शादी करने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, माँ बाप का सहारा बनते हैं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही होता है, मगर मेरी कुछ मजबूरी है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा। मेरी बात पर अम्मी जान का चेहरा बुझ गया। मैं उन्हें कैसे बताता कि असल माजरा क्या है। मेरी इतनी आमदनी नहीं थी और शादी करके मैं फंस जाता। ये तो जिनजादी की मेहरबानी थी कि घर में सुकून था। उसके हाथ हटा लेने से घर में खर्चे के नाम पर अम्मी अब्बू के झगड़े शुरू हो जाते। ऐसे में आने वाली मेरी बीवी पिसकर रह जाती। अम्मी अब्बू के झगड़े बाद में शुरू होते, पहले जिनजादी मुझे कच्चा चबा जाती। मैं फ़िलहाल लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता था। फिर भी बेटे, कुछ तो बताओ। साल 2 साल कितने दिन बाद तुम्हारा शादी का इरादा है? असल में ख़ानदान में अभी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। फिर वो बुक हो जाएंगी तो फिर हमें ख़ानदान से बाहर शादी करना पड़ेगी। ये भी पता नहीं वो कैसी है। ख़ानदान की सब लड़कियां देखी भाली हैं। अम्मी ने कहा। 2 साल तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। मैंने ये बात अम्मी जान को टालने के लिए कह दी थी। हकीकत ये थी कि मैंने शादी के लिए सोचा ही नहीं था। सोचता भी कैसे? माली तौर पर मुस्तहकम हुए बगैर शादी करना सरासर हिमाकत थी। अम्मी जान से बात किए मुझे मुश्किल से अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अब्बू मेरे कमरे में आए। बेटे, तुमने जमाल भाई की बेटी फातिमा को देखा है ना? अब्बू ने पूछा। हाँ, मैंने देखा है। कैसी लड़की है? बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। मैंने कहा। मैंने तुम्हारा रिश्ता उससे तय कर दिया है और अगले हफ्ते वो रस्मी तौर पर बातचीत के लिए आ रहे हैं। वो चाह रहे थे कि तुम्हारी मंगनी धूमधाम से हो, मगर मैंने सोचा घर की बात है, किसको दिखाना है, बस वो घर आकर बात पक्की कर जाएं। लेकिन अब्बू, मैं पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि शादी 2 साल बाद करोगे। मैंने उनसे 3 साल बाद शादी करने की बात कर ली है। तुम्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब्बू, जब हमें शादी 2 साल बाद करनी है, फिर किसी की लड़की को रोकने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं मालूम बेटा, फिर अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। फातिमा बेटी की तुम भी तारीफ़ कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी उसके साथ जोड़ी अच्छी रहेगी और साथ भी अच्छा निभेगा। अब्बू ने कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब्बू से क्या कहूँ। मेरी तो वही कैफियत थी कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए थे। सोचा था कि जिनजादी के पैसों पर कुछ अर्से ऐश कर लूँगा, मगर यहाँ मामला कुछ और ही हो गया था। घर वालों को मेरा ऐश की ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं आ रहा था। लाख मिन्नत समाजत करने पर भी अम्मी और अब्बू को मेरी हालत पर रहम नहीं आया। मैं उनसे किसी भी किस्म की गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। जमाल अंकल अपने घर वालों के साथ हमारे घर मिठाई लेकर आ गए। हमारे यहाँ मंगनी की यही रस्म होती है कि लड़की वाले लड़के को अंगूठी और कुछ रकम दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लड़का उनका हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का मिठाई से मुंह मीठा कर दिया जाता है। मंगनी की रस्म से 1 दिन पहले
मुझे जिनजादी ने साफ और खुले अल्फाज में कह दिया था कि उसके होते हुए ये मंगनी की रस्म नहीं होगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा था कि देखो जिनजादी, मेरा भी बिल्कुल भी शादी का कोई इरादा नहीं है। घर वाले ज़बरदस्ती मेरी मंगनी कर रहे हैं, तुम इनकार कर दो, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम खुद चाहते हो कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए। ये तुमसे किसने कह दिया? मैंने कहा, फिर तुम इस मंगनी से इनकार क्यों नहीं कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? ये सुनकर वो आग बबूला हो जाएंगे। मैंने कहा, इसका मतलब है तुम खुद चाह रहे हो कि तुम्हारी शादी फातिमा से हो जाए। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। मैंने कहा, जब शादी नहीं करना चाहते तो फिर ये मंगनी का ड्रामा क्यों? ये सब मेरे अम्मी अब्बू कर रहे हैं। मैं उन्हें साफ कह चुका हूँ कि मेरी मंगनी मत करो और मैं 2 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं कुछ करती हूँ। ये कहते हुए अदीना खामोश हो गई थी। घर में मंगनी की रस्म का एहतमाम हो चुका था। जमाल अंकल की तरफ से आई मिठाई के टोकरे रखे थे। अभी मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाने को जमाल अंकल ने जेब से अंगूठी निकाली ही थी कि टोकरों में से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। सबकी नज़रें टोकरों पर पड़ी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन टोकरों में कुछ है। एक सिया नाग ने टोकरे के अंदर से अपना फन निकाला। सिया नाग को देखकर औरतों की चीखें निकल गई। नाग जैसे ही बाहर आया, एक और सिया नाग बाहर निकल आया। देखते ही देखते 1 दर्जन के करीब सिया नाग टोकरे से बाहर आ चुके थे। अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे टोकरे में और भी नाग मौजूद हों। घर के सहन में उन सांपों को देखकर एक हलचल मच गई। जिसका जहां मुंह समाया भाग गया। सहन में अम्मी अब्बू और मैं ही बचे थे। हम में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बचाव के लिए भाग सकें। अचानक जिनजादी जाहिर हुई। देख लिया तुमने शाहरुख की ज़बरदस्ती मंगनी करने का नतीजा? कहाँ है वो मंगनी के लिए आने वाले लोग? शाहरुख मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर तुमने उसकी कहीं भी ज़बरदस्ती मंगनी या शादी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, अदीना ने कहा। अम्मी अब्बू गुमसुम उसे देख रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो उससे बातचीत करते। जब उसने देखा कि कोई नहीं बोल रहा, वो मुझसे मुखातिब हुई। शाहरुख, मैं समझती हूँ कि आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है। अपने अम्मी अब्बू को समझा देना कि आइंदा फिर ऐसी कोई हरकत ना करें, वरना आज तो सिर्फ काले नाग लाई हूँ, कल मंगनी में आए लोगों को उन नागों से डसवा भी दूंगी। वो जैसे आई थी चली गई। उसके जाने पर काले नाग भी गायब हो गए। उनके जाने पर अम्मी अब्बू की आवाज़ ठीक हुए। बेटा, ये सब क्या है और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब्बू बोले। ये जिनजादी है और फैक्ट्री में ये मुझे देखकर मुझ पर आशिक हो गई थी और अब इस घर में रहती है, मगर मेरे अलावा किसी को नज़र नहीं आती, मैंने बताया। बेटा, अगर तुम हमें पहले बता देते तो आज जो हुआ वो ना होता, अम्मी ने कहा। मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना हंगामा करेगी, मैंने कहा। ठीक है, इसका भी इलाज कराना पड़ेगा, अब्बू बोले। आप क्या करेंगे? मैं चौंका। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, अब्बू ने कहा। दूसरे दिन से मामूलात ज़िंदगी फिर से अपनी डगर पर चलने लगे। जिनजादी का मूड भी खुशगवार हो गया था। वो मुझसे खुश थी। दूसरे हफ्ते इतवार की रोज़ मेरी छुट्टी थी। मैं सुबह के वक्त घर में ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। एक उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। खिचड़ी नुमा दाढ़ी, सर पर बड़ा सा रुमाल बंधा हुआ था। कुर्ते पाजामे में मलबूस उस शख्स ने मुझे देखते ही कहा, तुम शाहरुख हो? हाँ, आप कौन? मैं बाबा जमाली हूँ और तुम्हारे अब्बू ने मुझे बुलाया है। अब्बू ने बुलाया है? मैं चौंका। अब्बू को इनसे क्या काम पड़ गया? मैं सोच में पड़ गया। अब्बू को आवाज़ देने पर वो कमरे से बाहर आए। बाबा जमाली आए हैं, अब्बू खुश होते हुए बोले। आओ आओ, अंदर आ जाओ, तुमसे कौन सा पर्दा है? अब्बू ये कहते हुए उसे अंदर ले आए। मैं हैरत से उन साहब को देख रहा था। ये कौन साहब है जिन्हें मैं नहीं जानता? और अब्बू ऐसे पीछे जा रहे थे कि जैसे उन्हें बरसों से जानते हों। इस बच्चे पर जिनजादी आशिक है, बाबा जमाली मेरी तरफ देखते हुए बोले। जी बाबा साहब, वो इस पर आशिक है और उसने धमकी दी है कि वो इसकी शादी किसी से नहीं होने देगी। अगर इसकी शादी होगी तो उस जिनजादी से होगी, अब्बू ने कहा। मैं उसे देख लूँगा। मैंने अच्छे अच्छे जिन्नात को जलाकर भस्म कर दिया है। मुझे ये पसंद ही नहीं है कि जिन्नात इंसानों को तंग करें। ये कहते हुए बाबा जमाली ने एक खाली बर्तन मंगवाया और उस बर्तन में पानी डालकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी अजीब हालत होने लगी। मेरा खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था।
और फिर मुझ पर दीवानगी सी तारी हो गई। मैंने पानी का बर्तन उठाकर बाबा जमाली के सर पर दे मारा। बाबा जमाली इस हमले के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार ना थे, इसलिए घबरा कर उठ खड़े हुए। वह खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगे। ए जिनजादी, मैं देख लूँगा तुझे, बाबा जमाली बोले। तू मुझे देखेगा? तो ठीक है, आज ये फैसला होकर रहेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। मेरे मुंह से जिनजादी की आवाज़ निकली। बाबा जमाली खड़े खड़े मुंह में कुछ पढ़ने लगे। वो गुस्से से मुझे ऐसे घूर रहे थे कि अभी जलाकर भस्म कर देंगे। मुझे खुद पता नहीं चल रहा था ये सब क्या हो रहा है। और फिर मेरी ज़ुबान लंबी होने लगी, सांप की सी गोलाई में तब्दील होकर बाबा जमाली की तरफ बढ़ने लगी। ज़बान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर बाबा जमाली का दम खुश्क होने लगा था और फिर एक झटके से ज़बान बाबा जमाली के गले में फंदे की तरह लग गई। फंदे का दबाव बढ़ने से बाबा जमाली की आंखें बाहर को उबलने लगी थी। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अभी उनका दम निकल जाएगा। बोल, कौन ताकतवर है, तू या मैं? जिनजादी की आवाज़ आई। बाबा जमाली कुछ बोलना चाहते थे मगर उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। और फिर जब वो कोशिश के बावजूद एक लफ्ज़ अदा न कर सका तो उसने जहाँ से जिनजादी की आवाज़ आई थी उस तरफ बाकायदा हाथ जोड़ लिए। ठीक है, मैं तुझे माफ़ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि आइंदा यहाँ का रुख नहीं करेगा। जिनजादी की आवाज़ आई। बाबा जमाली ने हाँ में बमुश्किल गर्दन हिलाई। उनके हाँ में गर्दन हिलाने पर मेरी ज़बान जो फंदा बनी हुई थी हट गई और मेरे मुंह में ऐसे समा गई जैसे मुंह से बाहर ही ना निकली हो। मुर्गा बन जा वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। अदीना की आवाज़ पर बाबा जमाली ने मुर्गा बन जाने में भी ज़रा ताख़ीर ना की और मुर्गा बन गया। उसके मुर्गा बन जाने पर मैं खुद ब खुद आगे बढ़ा और उसकी पीठ पर बैठ गया। बाबा जमाली पर मेरे बैठने से वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सके और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। इन लोगों को बता दे तू जाली आमिल है, अदीना बोली। हाँ, मैं जाली आमिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बाबा जमाली बोला। इसको तुम लोग लाए थे मेरे मुकाबले पर, यह तो खुद जाली आमिल है, अदीना सबके सामने जाहिर होते हुए बोली। अम्मी और अब्बू क्या बोलते, बस खामोशी से जिनजादी को देखते रहे। जब वो कुछ देर तक यूं ही गुमसुम रहे तो जाली आमिल की तरफ मुखातिब हुई। तेरी खैरियत इसी में है कि अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना मैं तुझे जलाकर अभी भस्म कर दूंगी। बाबा जमाली ने भागने में ज़रा भी ताख़ीर न की और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अम्मी और अब्बू भी बाबा जमाली के जाने पर कमरे से चले गए। उनके जाने पर जिनजादी भी गायब हो गई। अब्बू को मेरी फ़िक्र लग गई थी। वो मुख्तलिफ आमिलों को लाते मगर जिनजादी उन्हें भगा देती। इसके बावजूद अब्बू ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मैंने कहा, अब्बू आप इन बाबा और आमिलों को घर पर लाना छोड़ दें। तंग आकर मैंने कहा, क्यों बेटा? वो बोले, अदीना बहुत ताकतवर है, उसके सामने एक भी आमिल नहीं ठहर सकता, फिर फ़ायदा आमिल को लाने का। मैंने उन्हें समझाया, बेटा अभी जिनजादी तुम पर आशिक हुई है, ज़्यादा अरसा हो जाने पर यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और ये जिनजादी अदीना तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। अब्बू ने कहा, आप कोई अच्छा आमिल भी तो नहीं ला रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर आप दोनों को नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने खदशा जाहिर किया। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, हम तुम्हारे वालिदैन हैं। जिसको घर की दुल्हन बनने का शौक़ हो वो अपने सास ससुर को कैसे नुकसान पहुंचाएगी? अब्बू बोले। इश्तियाल में कोई भी शख्स इंतहाई कदम उठा लेता है, फिर ये जिनजादी है। मैंने कहा, बेटे मैंने नीम वाले बाबा की बड़ी तारीफ सुनी है, जिन्नात उनका नाम सुनकर कांप उठते हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। अब्बू ने कहा। मैं उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो मेरी बात नहीं समझ रहे थे। जिनजादी बहुत ताकतवर थी, इसका मुझे अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो आमिल को घर पर लाकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। इतवार के दिन अब्बू एक टैक्सी वाले को लेकर आए और मुझे नीम वाले बाबा के पास ले गए। नीम वाले बाबा का क्या नाम था किसी को भी नहीं मालूम था। वो एक नीम के दरख्त के नीचे बैठे रहते। लोग दूर दूर से अपने काम के लिए उनके पास आते। उस वक्त भी उनके पास आने वाले लोगों का एक हुजूम था। अब्बू को देखते ही नीम वाले बाबा ने अपने पास आने का इशारा किया तो अब्बू मुझे लेकर उनके पास गए। इस जिनजादी को मैं अभी सबक सिखाता हूँ, नीम वाले बाबा ने कहा। मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। इतने आमिल बाबा जिनजादी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, फिर ये क्या करेंगे? बाबा आंख बंद किए मुंह में कुछ पढ़ते रहे थे। अचानक जिनजादी जाहिर हो गई। वो सख्त गुस्से में थी। वो शोलाबार निगाहों से नीम वाले बाबा को देख रही थी। मुझे क्यों बुलाया है?
तुम इन लोगों को क्यों तंग कर रही हो? बाबा ने पूछा। मैं इसे पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ, अदीना बोली। इस लड़के के वालिदैन ये नहीं चाहते। इनके चाहने या ना चाहने से क्या होता है? मुझे हर सूरत में शाहरुख से शादी करनी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, बाबा बोले। मुझे जलाकर भस्म करने वाले कितने आए और कितने चले गए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, जिनजादी बोली। हाँ, मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे सामने ठहर नहीं सके। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई और भी तुम्हारा मुकाबला करने की सकत नहीं रखता। मैं तुम्हें चंद मिनट की मोहलत दे रहा हूँ, सोच कर बता दो। चंद मिनट क्या, 10 साल बाद भी पूछोगे तो मेरा यही जवाब होगा कि मैं शाहरुख को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, जिनजादी बोली। फिर संभलो, ये कहकर नीम वाले बाबा ने उस पर कुछ पढ़कर फूंका। जिनजादी जोर से फिजा में उछली और ज़मीन पर गिर पड़ी। वो कुछ देर तक यूं ही बेसुध पड़ी रही, फिर होश में आई और बाबा को गुस्से से देखने लगी। बोलो, क्या इरादे हैं? बाबा ने कहा। मुझे शाहरुख से जुदा ना करो, मुझ पर रहम करो। वो रहम तलब नज़रों से बाबा को देखने लगी। तुमने आमिल पर रहम खाया था? क्या करूं, वो मुझे शाहरुख से जुदा करना चाहता था, फिर मैं उन पर रहम कैसे करती? तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। चाहे प्यार से मानो या गुस्से से, तुम्हें मानना पड़ेगा। बाबा जलाल में आ गए थे। अदीना नीम वाले बाबा को जलाल में देखकर गायब हो गई। भाग गई बुज़दिल कहीं की, बाबा ने कहा। बाबा जी, उस जिनजादी को जलाकर खाक कर दो ताकि मेरे बेटे की जान उससे हमेशा के लिए छूट जाए, अब्बू ने कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, बाबा मुस्कुराते हुए बोले। वो क्यों बाबा जी? अब्बू ने पूछा। जिन्नात भी तो अल्लाह ताला की मखलूक में से हैं और किसी मखलूक को बिला वजह जलाकर भस्म करना अच्छी बात नहीं है। वो शाहरुख का पीछा छोड़ देगी, मैं जैसा कहूँगा वैसे करना, बाबा ने कहा। ठीक है बाबा, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, अब्बू ने कहा। बाबा ने एक पानी की बोतल दी और हिदायत की कि मुझे रोज़ाना नहाते हुए बाल्टी में इसका थोड़ा पानी नहाने के पानी में शामिल करके नहाओ। एक अगरबत्ती का पैकेट घर में असर के वक्त जलाने को दिया। 15 दिन मुझे यह अमल करना था और फिर बाबा के पास आकर इत्तला करनी थी। मेरा दिल फिलहाल जिनजादी को छोड़ने को नहीं चाह रहा था। मुझे एक तरह से उससे मोहब्बत हो गई थी, मगर मैं अब्बू और अम्मी के सामने मजबूर था। मैं रोज़ाना नीम वाले बाबा की हिदायत पर अमल कर रहा था। जिनजादी रात में आती और मुझे मना करती कि मैं उस पानी से नहीं नहाऊं। मैं वक्ती तौर पर हाँ कर देता, लेकिन क्या करता? वही था जो बाबा ने कहा था। मेरा ये अमल करने से एक दिन पहले जिनजादी मेरे कमरे में आई। वह बहुत अफसरदा थी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने झूठ से काम लिया, वो बोली। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है अदीना, मैंने कहा। फिर तुमने बाबा की बात पर अमल क्यों किया? अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। मैं अपने अम्मी और अब्बू का कहना नहीं टाल सकता, बस उनकी खुशनुदी के लिए ऐसा किया। हकीकत तो यह है कि मुझे भी तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी और मैंने अपने वालिदैन की खातिर सच्ची मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है, मैंने दुखी लहजे में कहा। मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं तो चाहती थी कि तुम दौलत में खेलते ज़िंदगी गुजारो, मगर तुम ये नहीं चाहते। इसलिए मैं कल से तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसा अमल कर दिया है कि तुम्हारे पास आते हुए मेरा जिस्म जलने लगता है। दूर होती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। ये कहते हुए वो चली गई। उसके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। वो अगर इंसान होती तो मैं किसी सूरत में उसे नहीं छोड़ता और उसे अपनी शरीक हयात बनाकर ही रखता। वालिदैन के फैसले के आगे मैं मजबूर था। मैं उन्हें नाराज़ करके अपनी आक़िबत ख़राब नहीं करना चाहता था। 15 दिन होने पर हम नीम वाले बाबा के पास गए और सारी सूरत हाल से आगाह किया। मेरी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए। बेटा, मुझे पता है तुम भी उससे मोहब्बत करने लगे थे। जिन्नात से दोस्ती अच्छी नहीं होती। कभी कभी ये इंसानों को फ़ायदा देते हुए नुकसान भी पहुंचा देते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना ज़्यादा बेहतर रहता है। बहुत सी बातें वक्त गुजरने पर पता चलती हैं, बाबा ने कहा। मैं गर्दन झुकाकर उनकी बात सुनता रहा और मुझे चंद नसीहतें देकर जाने की इजाज़त दे दी। मैं बोझल कदमों से चला आया। मैंने वालिदैन की खातिर जिनजादी अदीना से मुस्तकबिल में भी किसी किस्म का राब्ता न करने का तहिया कर लिया था। मेरी अंकल जमाल की बेटी फातिमा से शादी हो चुकी है। 3 लड़के और 2 बेटियां भी हैं। माली हालात भी बेहतर हैं। मैं सोचता हूँ कि अदीना से शादी करके दौलत ज़रूर हासिल हो जाती, मगर शायद इंसान की मोहब्बत से महरूम रहता। कहानी यहाँ अपने अख्तिताम को पहुँची। आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम मंजू निमेश हैं, दिल्ली से।
मिसिस सैफ़ी हैं शब्बीराबाद कराची से। आबिदा हैं बहावलपुर से। आयशा फ़ातिमा हैं इब्राहिमपट्टनम हैदराबाद इंडिया से। महक राजपूत हैं लाहौर से। सैयदा मदीहा हैं लांडी कराची से। तरन्नुम खान हैं आगरा से। सुचित्रा हैं काठमांडू नेपाल से। तस्मीना शेख हैं इंदौर से। सैयदा फ़ातिमा रिजवी हैं फैसलाबाद से। मलिक साकिब कयूम साहब हैं लूटन यूके से। गुल मोहम्मद हैं दिल्ली से। हारून अहमद ख़ान हैं औरंगाबाद से। अदील नैना हैं ब्राज़ील से। मोहम्मद इकबाल रंधावा हैं सांगड़ से। राजा कुल्फ़ा साहब हैं फैसलाबाद झंग रोड से। फ़ारूक शाह हैं सियोल साउथ कोरिया से। मोहम्मद मुबशिर हैं दुबई से ताल्लुक़ इंडिया से है। आबिद हैं कराची से। मिर्ज़ा मोहम्मद आसिम हैं टोबा टेक्सिंग से। नूर सुल्तान हैं राजस्थान गंगानगर से। यासिर अली हैं सियालकोट भोपालवाला से। ऋषभ हैं झारखंड से। इरफान हैं रंगीला बाज़ार बगलापुर बिहार से। यूसुफ हैं दुबई से। रेहान हैं सीतामढ़ी बिहार से। ग़ुलाम हसनैन हैं रावलपिंडी से। अमान ख़ान हैं कराची से। हाफिज़ुल्लाह हैं कंदूज अफ़गानिस्तान से। SK नौशाद हैं वेस्ट बंगाल से। हारून अहमद ख़ान हैं शहर का नाम नहीं लिखा। इमरान ज़मीर नौमानी हैं रसूल खैमा दुबई से। अनवर हैं मेलागांव ज़िला नासिक से। बाबर हैं UAE से। इब्राहिम रज़ा हैं मुल्तान से। मोहम्मद रेहान हैं मुंबई महाराष्ट्र से। असफरज़ादा हैं टोरंटो कनाडा से। आरिस ज़फ़र हैं लाहौर से। मोहम्मद जसीम हैं दुबई से। मोहम्मद रईस हैं बांग्लादेश से। जुनैद अहमद हैं कानपुर से। इकबाल अली हैं दिल्ली से। इब्राहिम सुहेल हैं नजीबाबाद UP से। एडवोकेट कलीम अंसारी हैं न्यू दिल्ली से। रोबी हैं सियोल साउथ कोरिया से। S नसीम अहमद हैं झूंसी इलाहाबाद से। राना हया म्यूनिख जर्मनी से हैं। ताल्लुक़ इनका फैसलाबाद मदीना टाउन से है। इमरान हैं बगलापुर बिहार से। मोहम्मद नासिर आलम हैं हाजीपुर बिहार से। अब्दुल्ला लियाकत साहब हैं कराची से। और सैयदा आमना शाह, सैयदा फ़ातिमा शाह, सैयदा खुशी हसन, सैयदा माहिरा, सैयद मोहम्मद, सैयद अनस, सैयद अली शाह, सैयद अब्दुल वहाब साहब, ये तमाम हैं मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।